हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पाक चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप के हिस्ट्री के बारे में, जो कि एक आर्टिकल है, उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो इशू क्या है? इशू ये है कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में मोदी गवर्नमेंट को ये एक्यूज किया है कि आप चाइना और पाकिस्तान को एक दूसरे से अलग रखने में नाकाम रहे हैं। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि इंडिया के फॉरेन रिलेशनशिप और फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत ही अहम हिस्सा हुआ करता है कि पाकिस्तान और चाइना को एक दूसरे से अलग किया जाए, लेकिन ऐसा करने में ये सरकार सफल नहीं रही है। इसके बाद एस जयशंकर ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये तो कांग्रेस के समय से ही दोनों की नज़दीकियां बढ़ती जा रही थी और 1963 में ही पाकिस्तान ने सक्षम वैली को, जो पीओके में है, उसको चाइना को दे दिया। फिर चाइना ने काराकोरम हाईवे भी बिल्ड करना शुरू कर दिया था 1970s में ही। 2013 में ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर स्टार्ट हो गया था। तो ये हम जानेंगे कि उसकी हिस्ट्री क्या है शुरू से, सिंस इट्स इंसेप्शन। सबसे पहले तो इंडिया ने ही चाइना को एक्सेप्ट किया था। उसके बाद इंडिया के बाद पाकिस्तान ने भी उसे एक्सेप्ट किया और फिर डिप्लोमेटिक टाइज 1951 के बाद वहाँ स्टार्ट हुआ। लेकिन जो पाकिस्तान और चाइना के बीच की जो नज़दीकियाँ थी वो कम थी, और हिंदुस्तान और चाइना के बीच के रिलेशंस थोड़ा ज़्यादा अच्छा थे, क्योंकि उस समय नेहरू जी के टाइम में इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री की ओर इंक्लिनेशन था, तो इंडिया यूएसएसआर के ज़्यादा नज़दीक था, ना कि यूएसए के। और जो पाकिस्तान था वो यूएसए के ज़्यादा नज़दीक था। इस कारण से यूएसएसआर और चाइना, जो कि एक कम्युनिस्ट देश था या है भी, तो ये दोनों से उसकी दूरियां थी। और इसके बाद फिर हम ये भी देखते हैं कि दोनों देश, इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप इतना अच्छा थे कि जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का स्लोगन भी दिया था। और फिर तिब्बत इन्वेजन के समय भी इंडिया साइलेंट रहा था, लेकिन पाकिस्तान ऐसा, एक राइटर ने क्लेम किया है कि पाकिस्तान ने यूएसए को एक वे प्रोवाइड किया था इक्विपमेंट भेजने के लिए तिब्बत के राइवल्स को। और फिर 1962 बार होती है, यहाँ से इंडिया और चाइना के रिलेशन जो हैं वो ख़राब शुरू हो जाते हैं और चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे के नज़दीक आने लगते हैं। और फिर 1965 बार में जब इंडिया पाकिस्तान बार हुआ, उस समय भी डिप्लोमेटिक सपोर्ट किया था चाइना ने पाकिस्तान का। और जैसा कि एस जयशंकर ने कहा कि 1963 में पाक ने सक्षम वैली दे दिया पाकिस्तान को, पीओके का जो एक पार्ट है। और ये फिर यहाँ से काराकोरम हाईवे जो दोनों देशों को जोड़ता है वो 1970 से बनना स्टार्ट हो गया था। और फिर ऐसा डिप्लोमेट्स का मानना है कि जो मेरे मेजर ईरर आया इंडिया के डिप्लोमेसी में, वो ये आया कि 1970 के दशक में पाकिस्तान के आर्मी जनरल याहिया खान ने चाइना, जो कि माओ जेडोंग और चाउ एन लाई के द्वारा लीड किया जा रहा था, और यूएसए जो कि निक्सन द्वारा लीड किया जा रहा था, ये दोनों को एक टेबल पे लाए डिस्कस करने के लिए कि आप दोनों के बीच क्या इशू है और उसका एक समाधान निकाला जाए। उसके बाद फिर न्यूक्लियर कोऑपरेशन की बात आती है, तो ये चाइना और पाकिस्तान के रिलेशनशिप का एक अहम एक स्तंभ माना जाता है, क्योंकि इंडिया ने 1974 में जब टेस्ट किया अपना न्यूक्लियर टेस्ट, तो उसके बाद चाइना और पाकिस्तान के लिए कंसर्न बना और एक वो दोनों एक दूसरे के और क्लोज आ गए। और फिर 1976 में दोनों कंट्री ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए पैक्ट भी साइन किया। और फिर 2001 में उन्होंने एक चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट का भी इनॉग्रेशन किया। फिर एक और न्यूक्लियर प्लांट जो 2011 में वो ऑपरेशन में आ गया। फिर हम बात कर लेते हैं इंडिया चाइना के टाइज के बारे में। तो 1962 में जो बार हुआ, या फिर 1965 में जब इंडिया को सपोर्ट नहीं मिला था चाइना से, तो इन दोनों के बीच दूरियां बढ़ रही थी। लेकिन 1988 में राजीव गांधी ने चाइना का विजिट किया और वहाँ से थोड़ा एक जो चाइना और इंडिया के रिलेशन सुधारने स्टार्ट हो गए थे। और चाइना
और चाइना ने भी इंडिया को एक इकोनॉमिक नज़रिए से देखना शुरू कर दिया और ट्रेड के नज़रिए से देखना शुरू कर दिया भारत को। और ये पाकिस्तान को एकदम उन्हें डिस्कम्फर्ट फील हुआ कि चाइना जो है वो इंडिया के नज़दीक जा रहा है। फिर एक और इशू हो गया कि 1996 में ये चाइनीज प्रेसिडेंट ने चाइना का विजिट किया, लेकिन कश्मीर के इशू पे उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो ये भी एक धक्का था पाकिस्तान के लिए। फिर जब कारगिल वॉर हुआ 1990 में, उस समय भी पाकिस्तान के तरफ से चाइना ने कुछ नहीं बोला। तो ये भी उन्होंने ऐसा माना कि ये एक धोखा है, पाकिस्तान ने ऐसा समझा। और सेम अप्रोच उनका रहा इंडिया में भी, जब पार्लियामेंट अटैक हुआ या फिर मुंबई अटैक हुआ या फिर बालाकोट या पुलवामा अटैक हुआ। तो इन सारी चीज़ों पे चाइना ने एक न्यूट्रल रुख अपनाया था। लेकिन फिर जैसे मोहम्मद चीफ को जब ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की बात आई यूनाइटेड नेशन में, तो टाइम एंड अगेन चाइना ने इसे वीटो किया। ये कार्य जो है उन्होंने ऑलवेज पाकिस्तान के सपोर्ट में किया, जैसे मोहम्मद को चीफ के को लेकर। फिर यूएस न्यूक्लियर डील होता है इंडिया के साथ, और यहाँ से जो यूएसए पाकिस्तान के करीब था, वो इंडिया के करीब आना शुरू हो जाता है। लेकिन जो चाइना और पाकिस्तान है, वो दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती है, और वो दोनों इंडिया को एक जो छूट मिलनी चाहिए थे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से, वो आज भी न दिलवाने के लिए वो कटिबद्ध हैं। फिर 2013 में चाइना इंडिया का बॉर्डर का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। और हम देखते हैं कि देप्सांग हो या फिर चुमार हो या फिर डोकलाम में आजकल जो हो रहा है, या ईस्टर्न लद्दाख में, तो यहाँ चाइना ने इंडिया के साथ कन्फ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया है। और फिर जब एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल 370 का, कश्मीर में हटाया गया, कश्मीर जो कि हमारा इंटरनल अंग है हमारे देश का। तो उसमें भी दोनों देश जो चाइना और पाकिस्तान है, वो दोनों एक मंच पे आके और इसका विरोध किया उन्होंने। लेकिन जो मेजर फैक्टर है जो कि चाइना और पाकिस्तान को एक दूसरे के नज़दीक लाता है, या फिर कहे कि जो पाकिस्तान की मजबूरी है, वो उनका आर्थिक आधार है। क्योंकि हम जानते हैं कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान। एफएटीएफ आपको पता होगा कि फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है, जो कि पाकिस्तान को टेरर फाइनेंसिंग के लिए, आतंकवादियों को फंड मुहैया कराने के लिए उनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। और इंडिया टाइम एंड अगेन ये कहते आ रहा है कि उनको ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए। तो इस ये कारण से पाकिस्तान का डिपेंडेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है चाइना के तरफ से। लेकिन चाइना का भी यहाँ पे लिमिटेशन है, क्योंकि चाइना ने एक साल प्रेसिडेंसी भी था उनका एफएटीएफ में, लेकिन उन्होंने जो ये ग्रे लिस्ट से उनका पाकिस्तान का नाम हटाने में वो नासफल रहे हैं। और यूएसए जो है उसके तरफ से भी कोई सपोर्ट पाकिस्तान को नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से इकोनॉमिक डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ती जा रही है पाकिस्तान की। और फिर रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव का भी चाइना ने पाकिस्तान के साथ स्टार्ट किया, इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनाया। और जो कि पाकिस्तान समझता है कि इससे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आएंगे। और लेकिन इसमें भी एक कैच ये है कि वहाँ के जो सिटीजन है पाकिस्तान के, वो अब क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दिए हैं कि पाकिस्तान के लोगों को जॉब मिलेगा या नहीं। क्योंकि आपको पता होगा कि जो भी प्रोजेक्ट वहाँ बनाए जा रहे हैं, या फिर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव हो या फिर इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, वहाँ पे ज़्यादातर इंजीनियर जो होते हैं वो चाइना के ही होते हैं। तो पाकिस्तान को लोगों को यहाँ पे जॉब का तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और पाकिस्तान के तरफ से भी चाइना को ग्वादर पोर्ट जो कि बलूचिस्तान में है, उसका वो प्रोवाइड करते हैं, एक्सेस देते हैं वो चाइना को, जहाँ से वो वेस्टर्न इंडियन ओशन में अपना ट्रेड कर सके। और ये डिफेंस टाइज की अगर बात करें, तो वो 2020 से और ज़्यादा जो है वो इंटैक्ट हो गया दोनों देशों के बीच में। और रिसेंटली देखें तो VT-4 बैटरी टैंक भी प्रोवाइड किया है चाइना ने पाकिस्तान को। और वो कॉम्बैट ड्रोन्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पाकिस्तान उसके बदले में उन्हें सपोर्ट करता है साउथ चाइना सी में को लेकर, तिब्बत को लेकर, ताइवान को लेकर, और सिंगयांग को लेकर। सिंगयांग देखिए एक
सिंगयांग चाइना में एक प्लेस है जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन चाइना उन लोगों पे बहुत अत्याचार करता है और उन्हें तरह-तरह की सज़ाएँ देता है और उन्हें अपने रिलीजन को फॉलो करने नहीं देता है खुल के। जैसे कि महिलाओं को ना हिजाब पहनने देता है, ना उन्हें अज़ान पढ़ने देता है, ना कुरान अच्छा से पढ़ने देता है और कोई भी रिलीजियस टीचिंग उन्हें करने नहीं देता है। जिसके कारण से पाकिस्तान में बहुत सारे जो टेररिस्ट ग्रुप हैं वो अ, चाहते हैं कि वो अपना जो ये लो शिनशांग के मुस्लिम पीपल है उनके लिए कुछ करे। लेकिन जो पाकिस्तान है वो एक उसका एक हिपोक्रेटिक रोल यहाँ पे है कि वो इंडिया के कश्मीर के मुस्लिम जो कि काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं, उनका तो वो हमेशा झूठा आरोप लगाते रहते हैं कि उनकी हालत ख़राब है। और जो सच में मुस्लिम की पॉपुलेशन की हालत ख़राब है शिनशांग में, उसको वो ऑलवेज़ चाइना की ही सपोर्ट करते हैं, ना कि मुस्लिम पॉपुलेशन की। और रिसेंटली उन्होंने जॉइंट मिलिट्री भी एक्सरसाइज भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे तिब्बत में किया है। और अफ़गानिस्तान इशू भी है जो पाकिस्तान और अ, चाइना को एक दूसरे के करीब लाता है, क्योंकि फिर यहाँ पे वही बात आ जाती है शिनशांग वाली, क्योंकि तालिबान में भी बहुत सारे ग्रुप हैं जो अपना ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं शिनशांग में। लेकिन चाइना को लगता है कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान को समझाने में सफल रहेगा। इसलिए ये भी एक इशू है जो दोनों के एक दूसरे के करीब लाता है। तो इंडिया का जो टेंशन है वो प्रीवियस ईरा में और प्रीवियस डिकेड में और पिछले सालों के तुलना में कई ज़्यादा अब बढ़ गया है, क्योंकि चाइना की जो मजबूरी है, जो पाकिस्तान की मजबूरी है और चाइना की ज़रूरत है, वो चाइना और पाकिस्तान के एक दूसरे के नज़दीक ला रहा है, जिसके कारण से भारत की टेंशन और बढ़ गई है। और दूसरा कारण ये है कि जो चाइना है वो एक ग्लोबल पावर बनता जा रहा है, जो भारत के लिए खतरे की घंटी है। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? तो वे फॉरवर्ड तो यही होना चाहिए कि जो हमारा क्वाड कंट्री है, जिसमें यूएसए आते हैं, जापान आता है, इंडिया आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, इसे स्ट्रेंथन करना होगा। और इंडो पैसिफिक जो एरिया है उस पे इंडिया का फोकस देना होगा, क्वाड कंट्री की हेल्प से और यूरोपियन कंट्री की हेल्प से, चाहे वो फ्रांस हो या इसराइल हो जिसके साथ हमारे अच्छे रिलेशन हो। और आपको एक पता होगा कि एक बार कांग्रेस के ही टाइम में ए.के. एंटनी हुआ करते थे डिफेंस मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि आप बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं डेवलप करते हो? तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि उन्हें नहीं देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जो बॉर्डर पे हम इसलिए डेवलप नहीं कर रहे हैं क्योंकि डेवलप बॉर्डर जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ लाएगा इंडिया के लिए, क्योंकि चाइना को लगेगा कि अरे इंडिया बॉर्डर डेवलप कर रहा है, तो हमें भी करना चाहिए और वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएँगे। पर मुझे नहीं लगता कि ये एक सही रणनीति होगी। मुझे लगता है कि बॉर्डर को डेवलप करना चाहिए और बॉर्डर पे मोर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा एक कविता जो है, एक 2 लाइन है रामधारी सिंह दिनकर की, वो हमेशा याद रखनी चाहिए कि क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन, विषहीन, विनय विनीत सरल हो। सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। थैंक यू।